थ्योरम पैरेलल एक्सिस में एक एक्सिस की कंडीशन है कि वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए, और जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाएगी, अपन ने क्या किया था, उसी का नाम COM रख दिया था। वो बॉडी में C ऊपर और M नीचे, ऐसा अपन ने, तो एक्सिस का नाम ही अपन ने COM एक्सिस रख दिया। और दूसरा उसके आसपास कोई भी नाम रख दो, ए बी रख दो, BC रख दो, CD रख दो, जो भी मन में आए वो नाम रख दो एक्सिस का। तो दो एक्सिस हैं, अब दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है। पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स होती है, ये दो लाइन पैरेलल है। अब ये दोनों लाइन यदि पैरेलल हैं तो इनके बीच की जो सेपरेशन है वो सेपरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सभी जगह सेम हो जाएगी बेटा, वो सभी जगह पर सेम हो जाएगी। तो बेसिक चीज यहाँ पर होता है कि IAB इज इक्वल टू ICOM प्लस MR², जहां M इज द मास ऑफ कंप्लीट बॉडी और सिस्टम, मास ऑफ कंप्लीट बॉडी या सिस्टम। R is perpendicular distance between two axes. R is perpendicular distance between the two axes. दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो अब इसका मतलब ध्यान से देखना, दो एक्सिस हैं, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रही है और दूसरी उसके पैरेलल है। ये हमारी कोई बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी में से ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस है, तो ये COM इस एक्सिस का नाम हो गया बेटा, और ये कोई और एक्सिस है AB। अब कोई पूछे कि सर AB एक्सिस भी बॉडी में से जाना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। AB आप कहीं से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, मतलब जो दूसरी पैरेलल एक्सिस है उसकी तो कोई कंडीशन नहीं दी थी ना बेटा आपको, दूसरी पैरेलल एक्सिस की कोई कंडीशन नहीं दी थी। तो दूसरी पैरेलल एक्सिस आप कोई भी ले सकते हो, वो कहीं से भी पास हो सकती है, दैट कैन इवन गो फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच इज नॉट इवन इन द बॉडी आल्सो। ठीक है ना? कैसे भाई, हम यदि मान लीजिए जो दूसरी एक्सिस है वो कुछ इस तरह से करें कि ये पेन हमारी रॉड हो गया, ठीक है ना, अब इस पेन में यहाँ पे कोने पे हुक लगा दूं, मैं पेन में यहाँ पे कोने पे हुक लगा दूं, और उस हुक में से देखो ये थ्रेड यदि मैं यहाँ से पास कर दूं, ठीक है ना, थ्रेड यहाँ से पास कर दूं और उस थ्रेड से बांधकर, हुक को बांधकर, अब यदि मैं इस रॉड को ऐसा गोल घुमाता हूं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, जो एक्सिस है वो तो यहाँ पे है ना, तो रॉड के बाहर हो गई एक्सिस। एक्सिस कहाँ हो गई बेटा, एक्सिस इज आउटसाइड द बॉडी। तो दूसरी जो एक्सेस है, जो दूसरी पैरेलल वाली एक्सेस है, उसकी कोई कंडीशन नहीं होती कि वो कहां से होना चाहिए। हाँ, बस एक ही कंडीशन है कि वो पैरेलल होनी चाहिए, दैट्स ऑल, फिनिश। कोई कहे कि सर एक काम करो ना, ध्यान से देखना बेटा, ये अपनी दो एक्सेस थी, ब्लू और पिंक, याद है, ठीक है ना, एक सेंटर ऑफ मास से जा रही है, ये सेंटर ऑफ मास से जा रही है, दूसरी किसी ने कह दिया सर मैं तो ऐसी सामने रखूंगा। देखो, अब पेन ऐसा है, दिख रहा पेन ऐसा, ये ऐसा पेन है, ओके, और पिंक वाली एक्सिस कहां से जा रही है, उसके सेंटर ऑफ मास से। दूसरी एक्सिस किसी ने कहा रख दी, बोले सर इसी के इसकी लाइन में ही नहीं रख रहा हूं, मैं तो यहाँ रख रहा हूँ यहाँ। बोले कैसे घुमाओगे, बोले ऐसा घुमाऊंगा पेन को, ऐसा घूमेगा पेन इस एक्सिस के अबाउट। तो क्या ये पैरेलल एक्सिस अप्लाई होगा, तो क्या पैरेलल एक्सिस अप्लाई होगा, हाँ होगा। क्यों, मेरे सर ने मना ही नहीं किया, मेरे सर ने सिंपल सी चीज कही, एक सिंपल चीज कह दी सर ने कि बेटा बस एक ही कंडीशन है पूरे उसमें, एक ही कंडीशन है कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए, बस दूसरी एक्सिस के बारे में केवल इतना कहा है कि वो पैरेलल होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए इसका कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, इसका मतलब आप दुनिया में कहीं भी मान सकते हो। जब कोई कंडीशन उन्होंने बांधा ही नहीं है, जब उन्होंने कोई कंडीशन से मुझे बांधा ही नहीं है, तो मैं कहीं से भी हो सकता हूँ, मैं फ्रीडम में हूँ।
तो दूसरी एक्सिस आप कहीं से भी ले सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता मुझे, बस एक एक्सिस पैरेलल एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस यदि r है, यदि इसको भी ए बी मान रहे हो तो ये r, और यदि इसको ए बी मान रहे हो तो ये, तो दोनों एक्सिस के बीच की सेपरेशन, दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से होनी चाहिए। यदि r है तो हम कह देते हैं ICOM प्लस एम आर। अब इसमें ध्यान से देखना, ICOM में तुम कुछ ऐड कर रहे हो क्योंकि एम आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, आर स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एम मास तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो एम आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और उसको तुम COM में से ऐड कर रहे हो तो तुमको नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है। इसका मतलब COM से जो पास हो रही है उस एक्सिस में कुछ ऐड करने पे दूसरी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो मतलब सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, सबसे कम किसका है, जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है। लिख लो इसको नोट के रूप में, नोट, among all parallel axes the minimum mi moment of inertia is about the axis passing from COM। यदि हम किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो हम बहुत सारी पैरेलल एक्सिस बनाते हैं, ये भी बना दी, ये भी बना दी, ये भी बना दी, ये भी बना दी, इसके बाहर की तरफ भी बना दी, इसके अंदर की पीछे की तरफ भी बना दी, सब जगह हर एंगल पे बना दी, और पूछ लिया भैया इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारी पैरेलल एक्सिस में से किसके अबाउट सबसे कम होगा, सबसे कम किसके अबाउट होगा, तो आंसर इज जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रही है उसके अबाउट सबसे कम। चलो अब एक क्वेश्चन ले, मान लीजिए ये एक रॉड है, इस रॉड का COM ICOM is 10 kg meter square, है ना, M mass of rod is 2 kg, and ये AB axis, ये AB axis कितना 1/2 मीटर पे है, फाइंड IAB, फाइंड IAB, तो IAB क्या हो जाएगा राजा बेटा, IAB is 10 plus M R is 1/2 का स्क्वायर, so that is 10 plus 2 into 1/4, and that makes it 21/2 kg meter square। ये आ गया आपका 21/2 kg meter square। सो सिंपल एक क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई होप पैरेलल एक्सिस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि पैरेलल एक्सिस का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं। एवरीबॉडी बेटा पैरेलल एक्सिस क्लियर है? दुनिया की कैसी भी बॉडी हो, कैसी भी बॉडी हो, मैंने आपको कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि ऐसा लेना वैसा लेना है। दुनिया में कैसी भी बॉडी हो, जाओ जाके एक पत्थर उठा लाओ, इर्रेगुलर शेप का होगा पत्थर, पत्थर इर्रेगुलर शेप का होगा, 3D बॉडी होगी। तुम कहोगे सर क्या इसमें भी पैरेलल एक्सिस लगेगा पत्थर में? बिल्कुल लगेगा बेटा। तुम जाओ जाकर एक स्फीयर उठा लाओ, स्फीयर में पूछो, बिल्कुल लगेगा। दुनिया की कोई भी बॉडी ले आओ, तुमने कहा कि सर हम तो एक काम करते हैं 10-15 ऑब्जेक्ट रख देते हैं, 10-15 ऑब्जेक्ट रख देते हैं पॉइंट मासेस, हम उन सबका चेक करते हैं। बिल्कुल लगा कर लो, चेक कर लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। उनका डिस्क्रीट पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास भी तो होता है ना,
डिस्क्रीट पॉइंट मास का भी तो सेंटर ऑफ मास होता है, अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, तो वहां पे भी वो अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये थ्योरम हर तरह के बॉडी, हर तरह के सिस्टम पर अप्लाई होती है। केवल और केवल एक ही कंडीशन है इस पूरे में कि दोनों में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है उसके अबव। कभी क्वेश्चन में हम आपको IAB दे दें और ICOM पूछ लें, IAB दे दें और ICOM पूछ लें, IAB की वैल्यू पुट कर देना, ICOM मिल जाएगा। तो ICOM जब निकालना होगा तो जो दूसरी कोई एक्सेस है उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का अबाउट सबसे कम होता है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। अब आते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस पे। इज इट ओके? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस के लिए पहले एक तो इसमें भी कंडीशन तो चाहिए ना, इसमें भी कंडीशन तो चाहिए पहले कि भाई आप कहाँ कैसे लगाओगे, किस तरह की चीज पे लगाओगे, कैसा करोगे। वहां पे क्या था कि कंडीशन थी कि भाई दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, ये था ना। यहाँ पर एक नहीं दो कंडीशन है, दो कंडीशन है यहाँ पे। तो पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का है, बॉडी का है, सिस्टम का है, कुछ भी कहो उसको, शुड बी, खुद की जगह मस्ट भी कह सकते हो, मस्ट बी इन अ प्लेन। इसको अपन कह देते हैं नॉर्मल वर्ड में लेमिनार ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लेमिनार ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो हम लेमिनार ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो लेमिनार ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? एक लेमिना की तरह, लेमिना माने एक लेयर, पत्थर, स्लैब की तरह, स्लैब की तरह। स्लैब का मतलब क्या होता है कि उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है एरिया के कंपैरिजन में, उसको अपन लेमिना कहते हैं, है ना। नेग्लिजिबल थिकनेस इन कंपैरिजन। जैसे अपना पेपर शीट, पेपर कागज, पेपर क्या होता है? एरिया बहुत ज्यादा होता है लेकिन थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, तो वो लेमिना है, ठीक है ना। क्लियर? फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या यदि मान लीजिए इस तरह का शेप है, लाइन बिल्कुल लाइन पर है, क्या इस पर भी हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी आप प्लेन बनाओ एक, तो ऑब्जेक्ट एक प्लेन में ही आ रहा ना। आपको कोशिश करके ऐसा करना है कि सारे ऑब्जेक्ट मिलकर एक प्लेन पे आ जाएं, ऐसा प्लेन बनाने की कोशिश करना है। प्लेन बनाने के लिए तो कोई ऐसा भी कह सकता है कि सर मैं तो ऐसा प्लेन बनाऊंगा। ऐसा प्लेन बनाने में क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा प्लेन बनाने में, लेकिन आपको कोशिश क्या करना है, कैसा प्लेन बनाना है जिससे कि ये ऑब्जेक्ट कैसा आ जाए, आपके प्लेन में आ जाए। तो यदि हम ऐसा प्लेन बना देते हैं, ठीक है ना, तो हमारे ही प्लेन में ये चीज आ गई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे ही प्लेन में हो गया। तो यदि ये हमारे ही प्लेन में हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक प्लेन में है। तो लीनियर ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट कैसा हो? लीनियर हो, तो भी हम उसको एक प्लेन में मान सकते हैं। कुछ छुटपुट मासेस, डिस्क्रीट मासेस एक लाइन में रखे हो, तो भी हम उसको, कुछ पॉइंट मासेस एक प्लेन में रखे हो, एक्स वाई प्लेन में पॉइंट मासेस रखे, जैसे अपन ने उस दिन स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास निकाला था, स्क्वायर पे मासेस रखे थे एक्स वाई जेड एक्सिस पे, एक्स वाई एक्सिस पे। तो ऐसी स्थिति में यदि सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट या सिस्टम पूरा का पूरा एक प्लेन पे है, तो हम उस स्थिति में थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा सकते हैं। तो मतलब 3D ऑब्जेक्ट, पत्थर उठा के लाए तो उस पर लगेगा क्या?
नहीं रहेगा, क्योंकि पत्थर को अपन एक प्लेन नहीं मान सकते। ठीक है ना, हम पत्थर उठा के लाए बाजार से, ऐसे बाजार भी क्या हुआ है, रोड से किनारे से पत्थर उठा लिया तो उस पत्थर पर कोई वो नहीं है। दूसरी कंडीशन सेकेंड, अपन जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करेंगे ना, जो दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करेंगे, ये दोनों बोथ परपेंडिकुलर एक्सिस must lie in the plane of body. बॉडी के प्लेन में होना चाहिए, ठीक है ना, बॉडी के प्लेन में होना चाहिए। तो यदि कोई बॉडी है, लेमिनार बॉडी है, तो उस लेमिनार बॉडी के प्लेन में होना चाहिए वो चीज, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन है। तीसरी एक और चीज जो अपने लिए जरूरत है कि जो एक्सेस, जिसको अपन कंडीशन नहीं कहें, रिजल्ट कह दें, रिजल्ट, द थर्ड एक्सेस about which mi is to be required, is to be found, must be perpendicular to plane of body and passing from point of intersection of two axes. ये हमारे जानबूझ के मैंने ऐसी आरईटीडी बनाई कि शेप से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बट हाँ, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये ऑब्जेक्ट लेमिनार, इसका एक एक्सिस इसी के प्लेन में यहां से यहां, दूसरी एक्सिस यहां से यहां, ये एक्सिस को नाम दे दिया मैंने एक्स, इस एक्सिस को नाम दे दिया वाई। अब आप देखो जरा ध्यान से, जो दोनों एक्सिस मैंने बनाई हैं, क्या वो सेंटर से जा रही हैं? नहीं दिख रही, जाते हुए नहीं दिख रही है ना, तो कोई जरूरी नहीं है सेंटर से। क्या उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर पे है? नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि नाम ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो दोनों एक्सिस, both the perpendicular axis must lie in the plane of the body, प्लेन ऑफ द बॉडी में लाई करना चाहिए। अब तीसरी एक्सिस जिसके अबाउट अपन को रिजल्ट निकालना है, वो एक्सिस कहां से होना चाहिए, इसके पास, यहां से, इसके परपेंडिकुलर। तो बोर्ड के प्लेन में है ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहां है, बोर्ड के प्लेन में है, उसके परपेंडिकुलर जाना चाहिए। कहां से जाना चाहिए परपेंडिकुलर, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि यदि इसको परपेंडिकुलर बाहर की तरफ वाले को आई जेड कह दें, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स अपन समझते हैं, ऑलरेडी अपन सब पढ़ चुके हैं ये चीज। आई एक्स इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, आई वाई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट वाई एक्सिस, एंड आई जेड इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट जेड एक्सिस। ये एक शीट ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, ये एक शीट ले ली मैंने। अब इस शीट में अपन देखें, यदि ये एक लेमिना है बेटा, दिस लुक्स लाइक ए लेमिना, है ना, इसका ये क्लिप हटा देते हैं, क्लिप नहीं, अपन क्लिप की थिकनेस ज्यादा है, तो बस केवल इस स्लैब की बात कर रहे हैं। ये रेक्टेंगल है।
अब ये रेक्टेंगल है, आप कहोगे सर हमें दो एक्सिस बनानी है, हम एक एक्सिस क्या ऐसी बना सकते हैं जो सेंटर से पास हो रही है, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। सर दूसरी एक्सिस क्या ऐसी बना सकते हैं, दोनों एक्सिस सेंटर से पास हो रही हैं, बिल्कुल बना सकते हो बेटा, मैंने मना नहीं किया, लेकिन बस दोनों एक्सिस कैसी होनी चाहिए, उसी स्लैब के प्लेन में होनी चाहिए। और दोनों में जब दोनों ही उसी स्लैब के प्लेन में होने चाहिए, तो दोनों में क्या दिखना चाहिए हमें, दोनों में ये चीज भी दिखनी चाहिए कि हाँ, इस तरह से हम इस चीज को देखें तो हमें ये चीज क्लियर दिखनी चाहिए कि हाँ भाई ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, पॉइंट ऑफ बॉडी कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पर जहाँ उसका सेंटर लाइन, क्या ये चीज क्लियर, जहां उसका सेंटर लाई कर रहा है वहां पे वो इंटरसेक्ट हो रही है। तो तीसरी एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तीसरी एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो कहाँ कैसी होनी चाहिए, वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होनी चाहिए। दूसरा बच्चा कहता है कि सर एक काम करूं मैं इसको ऐसा ले लूं, अभी भी ये दोनों एक्सिस सेंटर से पास हो रही हैं, अभी भी ये दोनों एक्सिस सेंटर से पास हो रही हैं सर, लेकिन हाँ, और अभी भी दोनों परपेंडिकुलर हैं, लेकिन अब ये एक्सिस सिमेट्रिकल नहीं दिख रही ऑब्जेक्ट के साथ, ये ऑब्जेक्ट के साथ सिमेट्रिकल नहीं दिख रही। क्या हम अभी भी लगा सकते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस? यस, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी थ्योरम में कहीं ये चीज नहीं कही कंडीशन में कि सिमेट्रिकल होना चाहिए, अब कहीं भी हो सकता। तीसरा बोले नहीं सर मैं तो अब एक काम करता हूं, ऐसा ले आता हूं। क्या हुआ, अब दोनों एक्सिस बॉडी के कॉर्नर पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों एक्सिस कहाँ हैं, बॉडी के एक कॉर्नर पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहीं पे है, अभी भी दोनों परपेंडिकुलर दिख रही है, अभी भी परपेंडिकुलर। तो क्या तीसरी एक्सिस इसके अबाउट हम अभी भी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा सकते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि सर ने मना ही नहीं किया, सर ने साफ कहा कि भाई दोनों एक्सिस प्लेन में होनी चाहिए और तीसरी एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और कहां से जानी चाहिए वो, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। फिर एक तो तुम्हें पता ही है ना, अपनी क्लास में प्रज्वल नामक है बंदा, है ना, वो हमेशा ऐसे ही पूछता उल्टा, बोले सर अब तो मैं क्या करूंगा, अब तो मैं ये है मेरा, ये है मेरी एक्सिस, ये लो ना, दोनों में से कोई भी एक्सिस बॉडी में से जा ही नहीं रही, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी एक्सिस, देखो पिंक वाली एक्सिस क्या बॉडी में से पास हो रही है, ब्लू वाली बॉडी से पास हो रही है क्या, नहीं, लेकिन क्या ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं? तो क्वेश्चन इज, अब मैं कैसे करूं, हम्म हम्म हाँ, क्या अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई होगी, क्या अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई होगी? यहां पे मैंने कहीं मना नहीं किया, कहा कहीं कंडीशन में कहा, कहीं कंडीशन में कहा, तो फिर अप्लाई होगी, मेरे सर ने मना नहीं किया, मेरे सर ने मना ही नहीं किया, तो जब मना ही नहीं किया तो अपन तो अप्लाई करेंगे, अपन तो सीधा सीधा सही की, हाँ बस प्लेन में होना चाहिए। अब तुमको सर एक काम करता हूँ, लो अब ऐसा कर लेते हैं, आज सौम्या की बात तो माननी पड़ेगी भाई, ये दोनों एक्सिस है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को एक काम करते हैं अपन, इस ऑब्जेक्ट को भी अपन किस तरह से कर देते हैं, ऐसा रख देते हैं, देखो दिख रहा है टेढ़ा, टेढ़ा दिख रहा है ना, अब पिंक वाली तो उसके प्लेन में है, पिंक वाली तो उसके प्लेन में है, लेकिन ब्लू वाली उसके प्लेन में नहीं दिख रही, तो क्या आप लगा सकेंगे, क्या आप लगा सकेंगे? अब नहीं लगा सकेंगे, सर ने क्लियर कहा
Second point, both the perpendicular axis must lie in the plane of the body. सीधी सी कहानी हो गई यार, ये तो बहुत ही आसान हो गया है, तो सिंपल सी बात है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी समझ में आ गई अपन को, तो ओके चलो। हाँ, दोनों ही बाहर हो चलेगा, दोनों ही एक्सिस बाहर हो चलेगा, दोनों में से कोई सेंटर से पास नहीं हो रही चलेगा, दोनों सेंटर से पास हो रही है तो भी चलेगा। हमें सेंटर से पास हो रही नहीं हो रही उससे इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। एक सेंटर से पास हो रही दूसरी नहीं हो रही चलेगा, बस शर्त एक ही है कि दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए और दोनों उसी ऑब्जेक्ट लेमिना के प्लेन में होनी चाहिए। अब वो प्लेन में चाहे वो ऑब्जेक्ट के बीच में से जा रही हो और चाहे वो दोनों एक्सिस ऑब्जेक्ट के बाहर से, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट के बाहर से, हर स्थिति में थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई होगा। ओके डन इट। मतलब एक नहीं होना चाहिए, मतलब एक नहीं होना चाहिए, मतलब जब मैं नहीं समझ पाया, किसने पूछा एक नहीं होना चाहिए बेटा? हाँ बेटा, दोनों ही साथ में होना चाहिए प्लेन, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, दोनों ही प्लेन में होना चाहिए, दोनों बोथ द परपेंडिकुलर एक्सिस मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, मस्ट लाई। कोई एक है तो हमारा काम नहीं चलेगा, है ना, हमें अपनी कंडीशन तो फुलफिल करानी है और कंडीशन फुलफिल हो गई तो रिजल्ट। अब रिजल्ट में भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, कभी कभी बच्चे गलती कर लेते हैं, वो कहते हैं, बोले सर ने कहा है आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, तो अब टीचर ने क्या कर दिया बदमाशी, टीचर ने बदमाशी क्या कर दी, ऑब्जेक्ट को रख दिया कहां पर, ऐसा, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ, ये एक साइड दिख रही है ना, ये एक तुम्हारी तरफ ये जेड एक्सिस और ये दूसरी साइड एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब जब तुम दो पैरेलल बनाओगे तो वो दोनों पैरेलल इसी के प्लेन में है, तो एक अपन ने ऐसी बना दी ब्लू वाली, एक ऐसी बना दी पिंक वाली, तो अब तीसरी कैसी होनी चाहिए, इसके परपेंडिकुलर यहां से, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही प्रज्वल, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई होगा क्या, या कुछ और बदल जाएगा, अब हो जाएगा आई वाई बराबर आई जेड प्लस आई एक्स, बिल्कुल सही, परफेक्ट यार, तुम बच्चे तो बहुत मजेदार, गुड, तुम लोग समझ गए, बिल्कुल सही समझ गए, परफेक्ट, यू पीपल हैव गॉट इट, मजा आया, बहुत अच्छा, है ना, मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि भाई साहब तीसरी जो एक्सिस जिसके बराबर निकालते हैं ना, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो जिसके अबाउट निकालते हैं, जिन दो का सम करते हैं, अब देखो ना अपन शब्द बदल रहे हैं, शब्द बदल रहे हैं, जिन दो का सम करते हैं वो उसके प्लेन में, और जिसके अबाउट निकालते हैं वो उसके परपेंडिकुलर, खत्म, कहानी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। चलो तो कहानी अपन आगे बढ़ाएं। अच्छा भाई, आज का होमवर्क, कल आप लोगों ने 5 बजे तक पेपर दिया, किसी ने 4 तक, किसी ने 5 तक, ऐसा ना, ठीक है, तो कल आप लोगों का होमवर्क तो कम ही हुआ होगा, होमवर्क तो आपने कम ही कर पाया होगा। मैंने आपको होमवर्क दिया था ना सेंटर ऑफ मास का, हाँ, तो आज आपको सारा पुराना होमवर्क कंप्लीट करना है। देखो आज बाकी सब्जेक्ट में टेंशन उतना ज्यादा नहीं होगा, आज ज्यादा वर्कलोड नहीं होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि सभी आज पेपर के जस्ट बाद रिलैक्स कर रहे होंगे। आज आपको होमवर्क फिजिक्स का कंप्लीट करना है पूरा, सेंटर ऑफ मास कंप्लीट, पूरी बिगनर बॉक्स भी और एक्सरसाइज भी, ठीक है ना। तो
आपको वो पूरा कंप्लीट करना है आज। आज तो आप मान लो कि सिर उठाने की फुर्सत नहीं है आपके पास, आज ये मान के पढ़ाई करना पड़ेगा। अच्छा कर लिया, वेरी गुड, जिसने कर लिया बहुत ही अच्छा बेटा, लेकिन जिसने नहीं किया है, हाँ ठीक है ना बेटा, जिसने नहीं किया है वो आज सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलेगी आपको। आपको आज होमवर्क फिनिश करना है, सेंटर ऑफ मास आज के बाद कहानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। कल जो है शाम को हम क्लास रखेंगे, कल शाम को, कल शाम की क्लास में अपन पेपर डिस्कस करेंगे। उसके पहले कल दिन में आप लोगों को फिजिक्स ग्रुप पर जो भी है वो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। आज नहीं भेजूंगा, कल भेजूंगा सॉल्यूशन, क्योंकि आज यदि भेज दिए तो आप लोग फिर, हाँ, तो कल मैं सुबह सॉल्यूशन भेज दूंगा। उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखने हैं एंड देन उसके, तो सॉल्यूशन कल देखने का तरीका यही है कि जब आपने आज अटेम्प्ट पूरा कर लिया, इज इट ओके। तो अब अपन बात करें क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले अब एक क्वेश्चन मैं केवल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, और उसके बाद सारे फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ तुम्हें याद करने, ठीक है। ये मैंने ले लिया एक रॉड, ये रॉड में ये मैंने बना दी COM, ठीक है ना। तो अब ICOM बराबर इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू एक्स स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। अब एक काम करो, इसका पूरे का मास m है, पूरे की लेंथ l है, तो अपन क्या करते हैं, x डिस्टेंस पर एक छोटा सा हिस्सा dx ले लेते हैं। अब इस dx हिस्से का मास ऑफ dx इज इक्वल टू dm इज इक्वल टू m अपॉन l इंटू dx, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, ये आता है आपको सबको। तो ये dm की वैल्यू है, तो बस इंटीग्रेशन में अपने dm की वैल्यू डाल रहे हैं m अपॉन l इंटू dx, और x स्क्वायर तो था ही। अब लिमिट कहां से कहां तक, ये dx कहां से कहां तक जाएगा, पीछे की तरह माइनस एल बाई टू, और आगे मैक्सिमम प्लस एल बाई टू, तो माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक जाएगा, पीछे माइनस एल बाई टू से लेके आगे कहां तक जाएगा, प्लस एल बाई टू तक जाएगा। तो m अपॉन एल तो बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, m अपॉन एल, ये 3 भी बाहर निकाल लो। अब एक्स क्यूब में वैल्यू पुट कर दो, एल बाई टू पहले अपर लिमिट क्यूब माइनस, फिर लोअर लिमिट माइनस एल बाई टू का क्यूब, m अपॉन 3l, एल क्यूब बाई 8 माइनस, और ये भी मैं माइनस एल क्यूब बाई 8, माइनस माइनस कैंसिल, m अपॉन 3l, एल क्यूब अपॉन 4, सो एक एल से एल स्क्वायर टाइम कर जाएगा, आंसर इज ml स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है, आंसर इज ml स्क्वायर अपॉन 12। जस्ट a minute।
हाँ जी बेटा। ना दूसरे में अपन देखें यदि यहाँ से कि मान लीजिए सेकंड केस इसी में अपन ले लेते हैं कि ये रॉड, अब आपको ये एक एक्सिस पता है सी ओ एम, हमने आपसे पूछ लिया इस एक्सिस के अबाउट ए बी। अब ये ए बी कहां से जा रही है, फ्रॉम वन एंड है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, L/2 हो गया। तो अब यदि मैं आई ए बी कहूं तो आई ए बी कैन बी इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम इंटू L/2 का स्क्वायर। कैसे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, कैसे कैसा, तो क्या आ जाएगा बेटा आई ए बी। अच्छा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं ना रोड पे, लाइन पे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस तो दुनिया में किसी भी बॉडी पे लगा सकते हो। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस तो आप दुनिया में किसी भी बॉडी पे लगा, आई सी ओ एम एम एल स्क्वायर अपॉन 12 अभी अपन ने निकाला, प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 4, एम एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/12 प्लस 1/4, एलसीएम 12, 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा बेटा 4, 4/12, तो एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो इस तरह से अपन कभी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाकर, कभी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाकर ऑब्जेक्ट का यदि हमें एक एक्सिस के अबाउट पता है तो हम दूसरी एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूँ कुछ, वो आपको फॉर्मूले याद रखते हैं, ठीक है बेटा। बाकी लिख भी नहीं रहा हूँ, सुनो। हाँ, सभी लोग मॉड्यूल ओपन करो। ओके, नहीं लिख रहा हूँ मैं, आई एम नॉट राइटिंग, ओपन योर मॉड्यूल, पेज नंबर 120। हाँ बेटा, पेज नंबर 120। लिमिट कहां से आई, लिमिट बेटा अपन ने यहाँ पे बॉडी में एक्स अपन मिनिमम कहाँ ले सकते हैं, एक्स की डिस्टेंस में यहाँ पे देखो इस साइड जा सकती है या फिर इसके इस साइड जा सकती है। पूरी रॉड की लेंथ एल है, मतलब इस साइड लेंथ में L/2 है और इधर की लेंथ में L/2, तो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक जाएगा L/2, और मिनिमम मतलब पीछे की तरफ कितनी डिस्टेंस L/2, क्योंकि पीछे की डिस्टेंस को अपन नेगेटिव कहते हैं इसलिए -L/2। साक्षी क्लियर है बेटा। नहीं है साक्षी बेटा, इसमें सेकंड रॉड नहीं है, सेकंड रॉड, रॉड तो वही है, रॉड दो दो अलग अलग नहीं है बेटा, ये दोनों रॉड अलग अलग नहीं है, ये एक्सिस है, हमारा रॉड तो एक ही है बेटा, ठीक है ना, ये हमारी रॉड तो एक ही है, ये रॉड है, ये इसके लिए एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से आ रही है, दूसरी एक्सिस जो इसके किनारे से जा रही है वो। तो पहले ऊपर वाली स्थिति में हमने पिंक एक्सिस के अबाउट पूछा है, क्या बेटा सर साक्षी समझ में नहीं आया बेटा। साक्षी बेटा अपना एक काम करो, माइक ऑन करो, आपके पास माइक की फैसिलिटी है, साक्षी माइक की फैसिलिटी है बेटा, माइक ऑन कर लो आप अपना, माइक ऑन करके पूछो बेटा क्या पूछ रहे हो। साक्षी बेटा माइक ऑन करके पूछो बेटा अपना।
अच्छा चलो ओके, बाद में पूछ लेना है ना, ठीक है ठीक, ओके। जस्ट क्लास के जस्ट इमीडिएट बाद, हाँ क्लास के जस्ट इमीडिएट बाद पूछ लेना बेटा, है ना, तो फिर बाद में ज्यादा देर बाद मैं ही भूल जाऊंगा, नहीं तो कि क्या क्या पढ़ाया था क्या। ठीक है बेटा, डन। चलो ओके, तो अब अपन ने ये चीजें क्लियर कर ली, ठीक है। अब अपन देखें यदि यहाँ से, तो फिर फर्दर हम कह सकते हैं पेज नंबर 120। ठीक है ना, पेज नंबर 120। अब 1 मिनट होल्ड करना बेटा, 1 मिनट मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए। हम्म, हाँ बेटा, दिख रहा है एवरी वन ऑफ यू, दिख रहा है बेटा, ओके। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, है ना। अब सबसे पहले अपन ने लिया है शेप रिंग का, सबसे पहले रिंग का शेप लिया है, और रिंग में एक्सिस कहां से आ रही है, दिख रहा है क्लियर, जो उसके खुद के सेंटर से जा रही है। आप इस रिंग को अपने हाथ का कड़ा मान लो, चूड़ी मान लो, कड़ा मान लो इसको हाथ का। यदि हाथ का अपन इसको कड़ा मान लें, ठीक है ना, एंकलेट, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये एक्सेस उसके सेंटर से पास हो रही है। मतलब यदि आपने कड़ा पहना हुआ है तो आपकी हड्डी का जो सेंट्रल लाइन है वो उसकी एक्सेस हो गई, हाथ की हड्डी का सेंट्रल लाइन, ठीक है ना। मिडिल फिंगर अपन मिडिल फिंगर उसके लिए एक्सेस हो गई, ठीक है ना। तो वो एक्सेस कहां से आ रही है, कड़े के सेंटर से आ रही है, कड़े को टच नहीं कर रही कहीं भी, एक्सेस कहां से आ रही है, कड़े के सेंटर से। जैसे साइकिल के पहिए में बीच की लाइन होती है जहां पे अपन नट बोल्ट कसते हैं, तो वो नट बोल्ट जो है ना उसकी एक्सेस है, वो ओन एक्सेस कहलाती है। वो क्या कहलाती है, उसकी ओन एक्सेस कहलाती है, ठीक है ना। तो इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है, mr²। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा मास m कितनी डिस्टेंस पर है एक्सिस से, रेडियस के बराबर। एक्सिस तो सेंटर पे है, एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, रेडियस के बराबर। सो पूरा का पूरा मास जो है दैट इज एट अ डिस्टेंस mr²। इज इट ओके नाउ। यहां से अपने यदि इस चीज को देखा तो वी कैन से, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट mr, अबाउट
ओन एक्सिस एंड दैट इज mr स्क्वायर। अब इस पर अगला दिया रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है ये मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं, अभी अपन केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। बाद में रेडियस ऑफ जायरेशन का सीधा एक फॉर्मूला बता दूंगा, सारे आंसर आ जाएंगे खटा। फिर दूसरा अपन देखें, हम दूसरा अपन देखते हैं तो दूसरा होता है अबाउट अ डायमीटर। अबाउट अ डायमीटर माने अपने कड़े को लिया और कड़ा के एक एक्सिस बना दी जो सेंटर से पास हो रही हो, तो जो सेंटर से पास हो रही है और उसी के कड़े के प्लेन में हो। दिख रहा है आपको डायमीटर, है ना? तो ये डायमीटर बना दिया इन्होंने, दो एक्सिस बनाई है, लेकिन अपन किसी एक के अबाउट बात कर रहे हैं, किसी भी एक के अबाउट। बनाने के लिए तो अपन अनंत इनफाइनाइट डायमीटर्स बना सकते हैं, तो उन इनफाइनाइट डायमीटर में से कोई एक डायमीटर की बात करना है, तो सभी डायमीटर के अबाउट सेम होता है। और उसमें तो अब आप ये देखो कि इनफाइनाइट डायमीटर्स में से किसी एक डायमीटर के अबाउट कैसे निकालें। तो कैसे निकाले के लिए हम यदि देख करें तो यहाँ पर आप देखो कि कैसे निकालने में अपन कैसे चेक कर सकते हैं। भाई आपके केस में जैसे हमने कहा ये रिंग है, ये एक डायमीटर हो गया, ये दूसरा डायमीटर हो गया, ये एक्स एक्सिस मान लूं तो ये वाई एक्सिस, तो ये दोनों डायमीटर इसके प्लेन में हो गए, ये दोनों डायमीटर इसके प्लेन में हो गए बेटा, आई एक्स और आई वाई दोनों इसके प्लेन में हो गए। अब दोनों प्लेन में हैं तो क्या होगा, आई जेड यहाँ से जाएगा और इसके परपेंडिकुलर होगा, तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। लेकिन यार चूंकि एक्स भी डायमीटर है वाई भी डायमीटर है तो इसका मतलब दोनों के अबाउट तो होगा सेम ही। एक्स भी डायमीटर है वाई भी डायमीटर है तो दोनों के अबाउट सेम, तो उसको हम क्या लिखते हैं आई डायमीटर, और चूंकि दोनों का सम है तो 2 इंटू आई डायमीटर। एंड आई जेड अभी जस्ट अपन ने पहला वाला पढ़ा है कि वन एक्सिस के अबाउट कितना होता है एम आर स्क्वायर, सो दैट इज ट्वाइस ऑफ आई डायमीटर। तो आई डायमीटर कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन, क्या ये चीज क्लियर? आई डायमीटर क्या आ गया आपके पास में एम आर स्क्वायर अपॉन 2। इज इट ओके? तो इस तरह से अपन देखें तो इस तरह से अपन लोगों ने यहाँ पर ये चीज चेक कर ली कि ये यहाँ से इस तरह से आ, ओके डन इट। अब इसके बाद फिर फर्दर अपन देखें यहाँ पे, ठीक है, डायमीटर पे क्या आ गया अपना एम आर स्क्वायर अपॉन 2। फिर अपन ने एक एक्सिस बनाई, देखो जरा पहला वाला देखो, पहला और तीसरा फिगर। पहले वाले में जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रही है, और तीसरे वाले में जो एक्सिस है वो उसके सरकमफ्रेंस से पास हो रही है। सेंटर वाली एक्सिस को अपन आईसीओएम कह सकते हैं, सेंटर वाली एक्सिस को आईसीओएम कह सकते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होता है। देखो फर्स्ट फिगर में लिखा भी है उन्होंने, थर्ड में भी लिखा है सेंटर ऑफ मास। और अपनी जो एक्सिस है ए बी वो कहां से, सरकमफ्रेंस से, कितनी डिस्टेंस दोनों के बीच में है आर। तो क्या करेंगे अपन आई एक्स प्लस एम आर स्क्वायर करेंगे, आईसीओएम प्लस एम आर स्क्वायर। आईसीओएम खुद एम आर स्क्वायर है, आईसीओएम खुद एम आर स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 2 mr स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा वो 2 mr स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर विजुअल विजुअल है बेटा, ये समझ में आया? ठीक है ना? हाँ बेटा सबको समझ में आ रहा है? शेयरिंग ऑफ फोटो से समझ में आ रहा है क्लियर? हम्म, हाँ ये 3D वाला है बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई इसमें अपन ने, इसमें थ्योरम अपन ने पैरेलल एक्सिस की लगाई है ना? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या हो जाता है आईसीओएम। अच्छा थर्ड वाला रिपीट कर देता हूँ, ओके। थर्ड वाले में बेटा अपन देखें तो पहली अपन को एक्सिस कहाँ से पता है, फर्स्ट वाले में है सेंटर, कड़े के सेंटर से जा रही है, और तीसरे वाले में जो एक्सिस है वो कहां से जा रही है, कड़े के सरकमफ्रेंस से, ठीक है ना, कड़े के सरकमफ्रेंस से। तो कड़े के सरकमफ्रेंस में, एक मिनट होल्ड करो मैं एक काम करता हूँ रुको।
हेलो, मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट, एक चूड़ी लेके आता हूँ, है ना, उस चूड़ी से समझाता हूँ। ठीक है बेटा, देखो पहले तो ये क्या है, ये जैसे रिंग है ना। अब इस रिंग में इसके सेंटर से एक्सिस आ रही है ना। हाँ बेटा, मैडम की रिंग है ना, इसके सेंटर से। तो अब इसके सेंटर से जब जा रही है बेटा, तो ये किसके अबाउट घूम रहा है, ऐसा घूमेगा बेटा, ये सेंटर के अबाउट। ये देखो थोड़ा सा मैं ऐसा टेढ़ा करके दिखाता हूँ, ऐसा इसके अबाउट ऐसा। तो अब आप इसको मान सकते हो कि ये साइकिल का पहिया है, और साइकिल का पहिया इस एक्सिस के अबाउट गोल घूम रहा है। तो ये क्या कहलाती है बेटा, इसकी ओन एक्सिस कहलाती है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है ना, ये इसकी ओन एक्सिस हो गई बेटा। इज इट ओके? अब दूसरी बार में अपन ने कैसा लिया था, डायामीटर, ऐसी एक्सिस ले ली थी। तो ये कड़ा कैसे घूमेगा, ये कड़ा कैसे घूमेगा, ये ऐसा, दूसरी बार में ऐसा। तो ये जो शंकर जी का डमरू होता है ना, वैसा घूमेगा ऐसा, इस एक्सिस के अबाउट। यदि अपन इसको धागे से बांधू यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ धागे से बांधू, ठीक है ना, तो बचपन में मेले वगैरह में अपने भी खेले होंगे ऐसे। तो अब ये ऐसा गोल घूमेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आधा, तो ये ऐसा गोल घूम रहा है। तो गोल घूमने में हमेशा, जैसे हम अब इसको धागे से बांध रहे हैं, ठीक है, इसको यदि मैंने यहाँ पे धागे से बांध दिया, अब ये जो घूमेगा, रोटेट करेगा, ठीक है ना, ये रोटेशन जो है, ये रोटेशन इसका इस तरह से ऐसा, ये किसके अबाउट हुआ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये घूमने का इनर्शिया। याद है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लट्टू से समझाया था कि उसको घुमाने में कितनी ताकत लग रही है, वो कितनी देर तक घूमेगा, वो चीज है मोमेंट। तो इसको जो है, यदि हम ऐसा घुमा रहे हैं, तो ये ऐसा जो घूम रहा है, ये है आई डायामीटर। इज इट ओके? तो ये आई डायामीटर हो गया, ठीक है। अबाउट, अबाउट किसके, किसके अबाउट, डायमीटर, बिल्कुल सही, अबाउट डायमीटर, है ना। अब तीसरा अपन ले रहे हैं इसको ऐसा, तीसरा ऐसा ले लिया, ठीक है ना। आपने देखा होगा साइकिल वालों की दुकान पर रिंग ऐसे टंगे रहते हैं, पहिए टायर ऐसे टंगे रहते हैं, पहिए टायर ऐसे टंगे रहते हैं। ये थर्ड केस है बेटा, ये थर्ड केस है। क्योंकि आप देखो जरा ध्यान से, आपकी एक्सेस इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। कंट्रास्ट में ऐसे में दिखेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, सफेद सफेद, हाँ ऐसा ऐसा। हाथ मेरे चेहरे से थोड़ा सा कंट्रास्ट कम हो जाता है ना। ठीक है, क्लियर दिख रहा है एक्सिस, ये प्लेन है रिंग का, और एक्सिस कैसी है, उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब यदि अपन देखें इसको ध्यान से, इसको यदि मैं ऐसा गोल घुमा दूं, कैसा, ऐसा, ओके। अपन खेलते थे ना बचपन में, क्या बचपन के अभी भी खेलते होगे, तो ऐसा गोल घुमा दूं मैं इसको, तो ये किसके अबाउट गोल घूम रहा है, ये ऐसा गोल घूम रहा है, एक्सिस के अबाउट इस तरह से पूरा गोल घूम रहा है, ठीक है ना। ये ऐसा पूरा गोल घूम रहा है एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो इस एक्सिस पे घूमने के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
तो वो क्या हो जाएगा, उसको कैसे निकालें, तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि इसके सेंटर से पास हो रही है अपनी एक और एक्सिस, इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है वो सेंटर ऑफ मास हो गया प्लस mr स्क्वायर, so that is equal to 2mr square, that is equal to 2mr square. Is it okay? Clear? फिर तीसरी एक्सिस लाए अपन, तीसरी एक्सिस कहां से लाए, ऐसा यहां से धागे से इसको बांध दिया अब अपन ने, यहाँ पे इसको धागे से बांध दिया मैंने, पतले धागे से, ओके ऐसा बांध दिया, अभी ऐसा लटका हुआ है, ठीक है ना। अब इसको गोल घुमाएंगे तो ये ऐसा घूमेगा इसके अबाउट, तो अब जो तीसरी एक्सिस है वो भी टेंजेंट है, टेंजेंट तो ये भी है, टेंजेंट ये भी था, दोनों अंतर है, ये भी टेंजेंट था लेकिन ये था प्लेन के परपेंडिकुलर, और अब हम जो टेंजेंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं ऐसा। अब मैंने क्या किया, यहाँ से धागे से बांध दिया इसको, ठीक है ना, और अब इसको गोल घुमाया तो ये ऐसा गोल घूमेगा, जिससे कि एक्सिस हमेशा इसके प्लेन में रहेगी, एक्सिस हमेशा इसके प्लेन में रहेगी। तो अब फिर पैरेलल एक्सिस लगेगा, लेकिन अब पैरेलल एक्सिस में AB के पैरेलल एक्सिस हमें कहां से बनाना पड़ेगी, यहां से बनाना पड़ेगी सेंटर ऑफ मास से। तो हमारा जो रिंग बनेगा अब ये हमारा रिंग है और ये हमारी एक्सिस है AB, तो इसके पैरेलल एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से यहां से जाएगी, ये डायमीटर है, तो इसका मतलब IAB इज इक्वल टू I डायमीटर प्लस MR स्क्वायर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 3/2, दैट इज इक्वल टू 3/2। दिख रहा है बेटा ऐसा, क्लियर, इज इट ओके? ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया सिखाया, इस तरह से आपको सभी की एक्सिस देखनी है। अब इसमें जितने भी पेजेस हैं सभी में आपको एक्सिस क्लियर विजिबल हो जानी चाहिए। आज आप इसी चीज को देखोगे ध्यान से, और अपने घर में जो जो चीजें हैं, सिलेंडर है, स्फीयर है, उन सब में इसी तरह से विजुलाइज करके देखोगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा विजुलाइज करके देखने में, लेकिन आप सभी में विजुलाइज करके देखोगे। और यदि कोई चीज नहीं समझ में आती है, कोई एक्सेस आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है ना, तो आप मुझसे कल पूछ लो। बट आज आपको सारी ऑब्जेक्ट की, सारी एक्सेस के अबाउट आपको ये चीजें विजुलाइज करके देखनी है। तो सभी के जितने भी चारों पेजेस पे फॉर्मूले हैं, चारों पेजेस पे जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सारे शेप आपके पहचाने हुए शेप हैं। किसी में देखो, यहाँ से अपन ने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाया था, यहाँ पर अपन ने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाया। लेमिना है तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लग सकता है, 3D है तो उसमें थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं लग सकता। इसलिए स्फीयर के केस में, है ना, सिलेंडर के केस में स्फीयर है, सिलेंडर है ना। अच्छा, हाफ हाफ कैसे बेटा, ये हाफ तो उसमें सेकंड वाले केस में अपन ने प्रूव किया था। आई डायमीटर देखो ये लिखा हुआ सामने, आई डायमीटर पर हमने निकाला था MR²/2, ठीक है, इज इट ओके? ठीक है, तो ये सारे आपको ऑलरेडी यहां से कैलकुलेट करो, इज इट डन? अब इसके बेसिस पे अपन चलते हैं क्वेश्चंस पर, ओके। अब अभी मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चंस, तो कुछ तो आपको समझ में क्वेश्चन से भी आ जाएगा। डन, चलो फटाफट अपन जाते हैं क्वेश्चंस पर। अब आप अभी जो है ना फॉर्मूले के लिए अपनी बुक सामने रखो, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले अभी क्लास में यूज होने हैं वो आप बुक से रेफर कर सकते हो, है ना। ये एक रॉड है, m मास l लेंथ, इस रॉड का इस एक्सिस AB के अबाउट
जो कि एक एंड से कितनी डिस्टेंस पे, L/4 पर, एक एंड से L/4 पर। क्वेश्चन, फाइंड MI of rod about axis AB। AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। जैसे ही दिमाग में आया तो रॉड हाईलाइट कर लिया, रॉड लेमिना से भी है और पैरेलल एक्सिस भी लग जाएगा, दोनों चीजें लग जाएंगी इसमें। अब चूंकि हमें फॉर्मूला पता होता है सेंटर से पास होने वाले का, ये तो फॉर्मूला हमें पता ही है ICOM, तो इसका मतलब हमें यदि देखें यहां से यहां तक की डिस्टेंस L/2 होती है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2 में से L/4 घटा दो तो आंसर आ जाएगा L/4। मतलब हमें जो एक्सिस पूछी है, हमसे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, वो हमारी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से L/4 दूरी पर है। सोचने का तरीका, सोचने का तरीका क्या कह रहे हैं हम, कि जो एक्सिस के अबाउट आपने हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, वो हमारी एक्सिस से, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, L/4 पर है। तो हम लिखेंगे IAB बराबर ICOM प्लस MR²। अब R इज L/4 का स्क्वायर, ICOM इज mL²/12, फॉर्मूले में से देखेंगे अपन, अभी याद नहीं होगा, प्लस mL²/16, सॉल्व कर लेंगे, mL² कॉमन ले लेंगे, 1/12 प्लस 1/16, तो दिस इज इक्वल टू 7/48 mL²। ओके, ये इस तरह से अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिंग है, इस रिंग की R/2 डिस्टेंस पर ये MR रिंग, फाइंड IAB। क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखें तो क्या होगा भाई, IAB बराबर ICOM प्लस M इंटू उन दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन ये COM हो गया। क्या आ जाएगा, रिंग का वो डायमीटर, अभी अपन ने पढ़ा था MR²/2, अभी अपन ने पढ़ा था MR²/2 डायमीटर का वो, प्लस MR²/4, आंसर आ गया 3/4 MR²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा घुमाने में ताकत उतनी ज्यादा लगेगी, या रोकने में उतनी ताकत ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा और घुमाने में उतनी ज्यादा ताकत लगेगी, या रोकने में उतनी ज्यादा ताकत लगेगी। क्या चीज क्लियर। डायमीटर के अलाउंग तो बेटा अपन ने फॉर्मूले में से देखा है, डायमीटर के अलाउंग तो अपन ने फॉर्मूले में से देखा है अभी अभी वैसे तो मैंने तुम्हें बता भी दिया था, अभी पहला क्वेश्चन डायमीटर का ही किया था बोर्ड पर मैंने, वैसे भी फिर भी मैं अभी जो फॉर्मूले हैं वो सारे किताब से यूज करने को कह रहा हूँ बेटा। हाँ जी, फिर यहाँ पर ये मैंने एक रॉड ले ली, ये मैंने ML
ये डिस्टेंस L/2। अब मैंने कह दिया O डैश, फाइंड O डैश ऑफ rod where O dash is perpendicular to length of rod and radius and perpendicular to radius and perpendicular to radial distance. अब perpendicular to rod भी है, perpendicular to radial distance भी है। perpendicular to rod, perpendicular to radial distance मतलब ये कैसी है? ये रॉड पड़ी हुई है आपकी, ये रॉड के रेडियल डिस्टेंस है, इन तीनों से परपेंडिकुलर चाहिए अपन को, इन तीनों से ही परपेंडिकुलर चाहिए, तो कैसा आ जाएगा? ऐसी एक्सिस आ जाएगी। होगी? क्या ये समझ में आया? हेलो एवरीबॉडी, देखो ये आपकी रॉड है ब्लू वाली आपकी रॉड है बेटा। हाँ रितिका, देखो ब्लू रॉड है और ये ब्लैक वाली रेडियल डिस्टेंस को शो कर रही है, ठीक है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट? ये मेरे पेन के अबाउट। पेन कैसा है? रॉड के परपेंडिकुलर है क्या पेन? देखो जरा, हाँ है। रेडियल डिस्टेंस के भी परपेंडिकुलर है, हाँ है, दोनों के परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप एक काम करो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे करें? हमें जो भी अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो रॉड के पता है, रॉड के सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला हमें पता है। तो एक काम कर सकते हैं अपन एक पैरेलल एक्सिस ले लें जो कहां से आ रही हो? रॉड के सेंटर से आ रही हो और इस हमारी पेन की एक्सिस के पैरेलल हो, पेन की एक्सिस के पैरेलल हो। तो हम क्या करते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे। यदि ऐसी स्थिति मिल जाए तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे। होगा कि नहीं होगा? तो फिर ऐसी स्थिति में अपन क्या कहेंगे? हमें कह देंगे सीधा सीधा सा, भाई ठीक है, आई ओ डैश इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर। ICOM is ml square upon 12 plus m, ये डिस्टेंस कितनी थी? L/2। एंड दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो ml square by 3 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ml square by 3। तो देखो ध्यान से देखना, यही सेम चीज अपन ने यहां से भी पूछी थी कि ऐसा, ये सेंटर ऑफ मास थी, यहां से मैंने एक्सिस बना दी थी, तब भी उसका सेम आया था, है ना। हाँ बेटा अभी कर रहा हूँ रिपीट, है ना, 3D वाला फिर। ओके बेटा देखो, एक स्थिति में क्या घुमा रहे हैं, अब हम इसको घुमा के दिखाते हैं, है ना, एक्सिस के अबाउट। ये हमारी रॉड है, ये वाला फर्स्ट केस, है ना, हमारी रॉड है, ये रॉड है और एक्सिस कैसी है? ऐसी एक्सिस है, ठीक है। इसी चीज को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये रॉड है, रॉड दिख रही, ये एक्सिस। अब ये एक्सिस के अबाउट ऐसी गोल घूमेगी रॉड, ठीक है ना। कैसी घूम रही है? उसको घुमाने के लिए अपन कह सकते हैं कि यदि हमने मान लीजिए, हाँ ये इस तरह की सिचुएशन, ओके, इस तरह की सिचुएशन।
अब इस तरह की सिचुएशन में यदि मैं कहूं कि ये ऐसा गोल घूम रहा है, तो ये स्थिति है बेटा, इसके अबाउट मोमेंट, ऐसा घुमाने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो एक्सिस कहां से जा रही है? रॉड से बाहर, रॉड के बाहर। कैसी है? रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर, रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर, और जो रॉड को ज्वाइन करने वाला धागा है, इसको रेडियस कहते हैं, उस रेडियस के भी परपेंडिकुलर। ये स्थिति है। ओके, तो अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब देखो ऐसे सोचेंगे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, ऐसे सोचे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो अपन तो सीक्वेंशियली सोचते जाते हैं कि भाई हमें एक चीज बताओ कि जो एक्सिस है उसके पैरेलल एक्सिस बनाओ। यदि आप उसमें बहुत ज्यादा सोचोगे बेटा तो 3D में फंस जाओगे आप। अभी क्या है, पहले अपन को इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे चीजें दिमाग में इनकलकेट होंगी, बैठेंगी। तो अभी अपन यदि देखें तो अपन को बहुत क्लियर क्या दिखाई दे रहा है कि एक्सिस कहाँ है? बाहर, रॉड यहाँ पर। तो आप तो सीधा ये देखो कि यार एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन यहाँ पे बना दें, पैरेलल बना दें, बताओ क्या बना सकते हैं? क्या हमें उस पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा? बिल्कुल बना सकते हैं पैरेलल। कहां से बना दें? सेंटर ऑफ मास से बना दें। रॉड का सेंटर ऑफ मास हमें पता होता है, रॉड का सेंटर ऑफ मास हमें पता। तो हमेशा अपन को कोशिश क्या करना है, जब भी पैरेलल एक्सिस बनाए, पैरेलल एक्सिस आप हमेशा सेंटर ऑफ मास से बनाने की कोशिश करें, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास से अबाउट हमेशा हमें पता होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बस आपके लिए फॉर्मूले में क्या हो गया, आपके लिए फॉर्मूले में बन गया ये ml²/12 प्लस ml²/4 दैट इज इक्वल टू ml²/3। क्यों? क्योंकि रॉड का आपको ml²/12 पता था सेंटर के अबाउट। इज इट ओके? समझ में आया बेटा सभी को? बेटा ये समझ में आया सभी को? हाँ। फिर अब एक काम करता हूं मैं, ये L/2 हटा देता हूं, है ना, ऐसी एक और रॉड रख देता हूं। एक और रॉड रख देता हूं ऐसी। तो अभी 3 रॉड से ट्रायंगल बन गया, अभी 3 रॉड से ट्रायंगल बन गया, हर एक की लेंथ L है, हर एक की लेंथ L है। अब मैंने कहा इनका सेंटर, रॉड ट्रायंगल का सेंटर, तो ये सेंटर आ गया। ट्रायंगल के सेंटर से जाने वाली एक्सिस, तो ट्रायंगल के परपेंडिकुलर ऐसी एक्सिस हो गई, पेन की ऐसी दिख रही है, पेन जैसी, ठीक है ना? क्लियर? सोच के देखो कि आपके पास में आपने नीचे माचिस की तीलियों से, या माचिस जैसी तीलियों से, 3 तीलियों से आपने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना? उसको एक पेपर पे ज्वाइन कर लिया, जहां पेपर का मास अपन निग्लेक्ट कर देंगे, जहां पेपर का मास अपन निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना? उस पेपर को बस के बस सपोर्ट के लिए, क्योंकि सेंटर तक पहुंचने का इतना रास्ता चाहिए ना, तो अपन ने वो तीलियों से, जो माचिस की सीख से बना हुआ है, उससे आपने बनाकर, और अब एक्सिस को बीच में चिपका दिया सेंटर से, और आप अब ऐसा ऐसा ट्रायंगल घुमाओगे, ऐसा ट्रायंगल घुमाओगे आप। तो वो ट्रायंगल घुमाने के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मतलब हम यहाँ से इस पेन को घुमाए तो ये पूरा ट्रायंगल गोल घूमे, यहाँ से हम पेन को घुमाए तो ये ट्रायंगल पूरा गोल घूमे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो एक्सिस कहां से जा रही है? जहां से हम घुमाते हैं चीजों को, दैट इज सेंटर, ठीक है ना? तो एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस किसी को याद है? किसी को याद है बेटा ये डिस्टेंस कितनी होती है सेंटर से परपेंडिकुलर की एक्सिस?
इस पॉइंट से, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस ये होती है L/2√3। यस, ऋषिका एंड सकीना हैड गिवन मी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, L/2√3 ये डिस्टेंस होती है। अब ये डिस्टेंस यहां भी है, यही डिस्टेंस सेम यहां पर भी है, यही डिस्टेंस सेम यहां पर भी है। तो अब हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, ml² प्लस L/2√3 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये एक रॉड का हो गया, ये एक रॉड का हो गया बेटा। यदि अपन देखें एक रॉड के लिए, ठीक है ना, तो अब एक रॉड का इतना इंटू 3 कर दें तो ये तीनों रॉड का हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल का हो जाएगा। इंटू 3 कर दें तो ये पूरा। अब यहां से अपन ने ये देखा तो ये चीज आ गई आपकी ml² प्लस ml²/2√3 का स्क्वायर 4 × 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या हो जाएगा, ml² × 3 प्लस ml²/4 12 × 3 सेम ही है दोनों। सो इट इज ml²/2। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये किसका आ गया आपका, तीन रॉड के अरेंजमेंट का, तीन रॉड्स के अरेंजमेंट का आ गया ये फॉर्मूला। क्या चीज समझ में आया बेटा, इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। आप आज आपको ये सारी चीजें दिमाग में, देखो अभी मैंने केवल इतना कराया है इससे आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाए। आज जो भी आप में से ये चीजें प्रैक्टिस करेगा घर पर और वो फॉर्मूले पूरे के पूरे याद करेगा, उसको कल के क्लास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आएंगे। कल की क्लास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन उसको तब समझ में आएगा जब वो आज की क्लास का पार्ट कंप्लीट करेगा। बहुत क्लियर है बेटा, नहीं आएगा नहीं तो कल समझ में, और कल अपन उतना टाइम भी नहीं दे पाएंगे। हाँ बेटा, कल अपन उतना टाइम स्पेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अपन को। तो इसलिए आप सभी लोग आज बहुत ध्यान से, बहुत सिंसियरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ये क्वेश्चंस करना भी, खुद समझना भी, सोचना भी, तो चीजें दिमाग में सेट होना शुरू हो। जब चीजें दिमाग में सेट होना शुरू हो जाएंगी तब जाके अपन कल की क्लास में आसानी से चीजों को विजुअलाइज भी कर सकेंगे, समझ सकेंगे, और फिर आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप हो पाएगी कि आप खुद क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अदरवाइज ये होगा कि सर करते हैं तो समझ में आ जाएगा, हमसे खुद नहीं बनता। ठीक है ना, तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आज फॉर्मूले भी याद करने हैं जिससे कि फटाफट फॉर्मूले यूज हो गए कि भाई कहीं पे मैंने 2/5 mr² लिख दिया, कहीं मैंने 3/5 mr² लिख दिया, कहीं पे मैंने 7/5 mr² लिख दिया। तो कैसे लिख दिया आपको एकदम क्लियर दिख जाए कि हाँ सर ने ये कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक है ना, क्या ये चीज क्लियर है बेटा? तो आज आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से करने हैं। मतलब आज का दिन देखो, मैंने इसीलिए आपको टेस्ट के पहले तक बहुत प्रेशराइज नहीं किया, लेकिन आज यदि नहीं समझोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे आसान है लेकिन सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा। और यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में नहीं आया तो इसका मतलब ऐसा फील होने लगेगा कि रोटेशन की फाउंडेशन ही वीक हो गई। तो इसलिए प्लीज आज ये बहुत ध्यान से ही आप लोगों को करना है। ओके डन, चल तो इसी के साथ अपन अपनी क्लास को आज यहीं फिनिश कर रहे हैं। ओके बेटा, आई होप अभी तक अपन ने आज जो किया वो तो क्लियर है, समझ में आया है। चल ओके बेटा, बाय बाय बेटा, बाय। ओके बेटा।